सही जी। तो हम आईएफआरएस फॉर एसएमईज के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये बड़ा रीसेंट पास्ट पेपर है आपका, सितंबर दिसंबर 2020 का, यानी बिल्कुल पिछले साल का ही आपके सामने पास्ट पेपर है। मार्च 2021 का पास्ट पेपर तो आता नहीं है, जो इंटरिम अटेम्प्ट और फुल अटेम्प्ट का ना मिलके आता है, यानी मार्च जून का मिलकर आ जाएगा, सितंबर दिसंबर का आप कंबाइंड आता है, पास्ट पेपर आता है। तो अभी अपने को मार्च 2021 का तो मिला नहीं है, राइट। लेकिन ये सबसे रीसेंट अभी आपके पास सितंबर दिसंबर 2020 का पास्ट पेपर अवेलेबल है, जिसके अंदर आईएफआरएस फॉर एसएमईज टेस्ट हुआ है। बड़े आसान लेवल के अंदर टेस्ट हुआ है, इंशाल्लाह कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि हम कर नहीं पाएंगे, बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, आपने थोड़ी सी अटेंशन रखनी होगी मेरी तरफ, सही है। अच्छा, थोड़ा सा एक काम ये भी कर लीजिएगा कि अपने पास कैलकुलेटर्स रखिएगा, कि हो सकता है कि इस सवाल के अंदर हमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी करनी पड़ जाए, अप टू अब वेरी बेसिक कैलकुलेशन, नॉट डिफिकल्ट कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ सकती है। तो देख लेते हैं। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर एग्जाम। सो मेनी ऑफ यू पीपल ऑलरेडी नो कि यार ये जो क्वेश्चन 4 ऑफ योर एग्जाम होता है ना, दिस इज जनरली हट के सवाल। कभी इसके अंदर एपीएम्स टेस्ट हो जाता है, कभी इसके अंदर कोई करंट इश्यू का कुछ एरिया टेस्ट हो जाता है, ये हट के सवाल आता है। तो आप देखें ये हट के ही सवाल आया हुआ है। और इस क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं टोटल मार्किंग जाके देखूं, तो ये टोटल मार्किंग इसकी अल्लाह माफ करे 25 मार्क्स का सवाल है। 25 मार्क्स का सवाल, तो 25 मार्क्स तो बहुत होते हैं। इसके अंदर चलो 2 मार्क्स जो है वो प्रोफेशनल मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी 23 मार्क का तो सॉलिड सवाल बना। तो 23 मार्क का सॉलिड सवाल बना है, और अभी आप देखेंगे कि ये मुश्किल नहीं था, मतलब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आप देखेंगे जरा इंशाल्लाह। देखिए क्या कह रहा है एग्जामिनर, सुनिएगा। एग्जामिनर कहता है भाई, हैंड फूड कंपनी इज अ स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज। हैंड फूड कंपनी मतलब नाम से ही स्मॉल है भैया, आपको इतना छोटा बेकार नाम है यार। Hand food company is a small and medium sized enterprise which has introduced a benefit to encourage employees to remain with the entity. The company's financial year end is 31st December and it prepares financial statement using IFRS standards, but it is interested in the differences with IFRS for SMEs. ये फॉलो करते हैं फुल आईएफआरएस, बट दे आर इंटरेस्टेड कि अगर हम आईएफआरएस फॉर एसएमई के ऊपर आ जाएंगे तो कैसा रहेगा भाई, कैसा रहेगा। तो भाई बहुत अच्छा रहेगा, आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन मिलेगी, आपकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अप्रोक्सीमेटली 90% लेस हो जाएंगी। आपकी चंद एग्जांपल्स देके हम बता सकते हैं कि आपके लिए क्या क्या आसानी हो जाएगी। आपके पास आईएफआरएस 5 एप्लीकेबल नहीं होगा, 10 साल से ज्यादा 10 साल के ऊपर आप मैक्सिमम अमोर्टाइज कर सकते हैं अपनी इंटेंजिबल एसेट्स और गुडविल को। तो आपको कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे, हम बता सकते हैं एग्जामिनर को बड़े आसानी से। एक केस है इनके पास जो कि चल रहा है, स्पेसिफिकली दे आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो मेरी बात को जरा सुनिएगा। एग्जामिनर कहते हैं भाई ऑन 1 जनवरी 20x2। अच्छा, 1 जनवरी 20x2 का क्या मतलब है बताइएगा। ऑन 1 जनवरी 20x2 क्या मतलब है इसका? साल के शुरू की बात कर रहे हैं, साल के शुरू की बात कर रहे हैं भाई। दिसंबर ईयर एंड था ना इनका, तो जनवरी क्या हुआ, ईयर स्टार्ट हुआ। तो कहते हैं ऑन 1 जनवरी 20x2 हैंड फूड कंपनी इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल बेनिफिट टू इनकरेज एम्प्लॉइज टू रिमेन इन इट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 5 years। हैंड फूड कंपनी ने एक एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट स्कीम निकाली, एक एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट स्कीम निकाली जिसके अंदर बोला गया कि भाई आपको 5 साल हमारे साथ जरूर रहना चाहिए। आप 5 साल के बाद छोड़ के चले जाएं, दैट्स फाइन। आप 5 साल के बाद आप छोड़ जाएं भाई, जाएं, लेकिन 5 साल तक हमारे साथ जरूर आ करें। ये आज से लेकर अगले 5 साल बड़े इंपॉर्टेंट है। तो भाई वो कह रहे हैं कि भाई 1 जनवरी x2 के ऊपर मैं खड़ा हूं, राइट, और हम हैंड फूड कंपनी ये चाहती है कि 5 साल तक उसके एम्प्लॉइज उसके साथ लग के काम करें। यानी 5 साल का क्या मतलब हुआ? तो वी हैव x2 का ईयर, x3 का ईयर, x4 का ईयर, x5 का ईयर एंड x6 का ईयर। तो अप्रोक्सीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट 31 दिसंबर x6। 31 दिसंबर x6 तक क्या कहा जा रहा है कि भाई 31 दिसंबर x6 तक 5 साल तक आप हमारे साथ लग के काम करें, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का इंट्रोडक्शन पीरियड है, ये हमारे बिजनेस का कोर पीरियड है। ये 5 साल अगर हमने बिजनेस सक्सेसफुली चला लिया तो उसके बाद 50 साल हम खुद चला लिया करेंगे। 5 साल तक मेरे एम्प्लॉइज मेरे साथ जरूर टिकें, एंड इन ऑर्डर टू मोटिवेट देम कि वो 5 साल तक जरूर टिके, 5 साल के बाद भाड़ में जाए यार, लेकिन 5 साल तक जरूर टिके, उसने
एक लमसम बेनिफिट देने का वादा किया। हैंड फूड कंपनी promised its employees a lump sum benefit payable on 1st January X7। आपको पैसे कब मिलेंगे? 1st January X7 को पैसे मिलेंगे, which is equal to 1% of their salary at 31st December X6। अपने एम्प्लॉइज को बोला, सबको एक हॉल में जमा किया और उनको बोला आप 5 साल तक बस मेरे साथ लग के काम करो, 5 साल तक लग के काम करो, मैं अली बाबा से बड़ी कंपनीज को बना दूंगा। 5 साल तक आपने मेरे साथ लग के काम करना है, और एज अ बोनस मैं आपको वादा ये करता हूं कि आपकी जो भी लास्ट एनुअल सैलरी होगी ना, उसका 1% मैं आपको एज बोनस दे दिया करूंगा, इसका 1% एज लम सम मैं आपको बोनस दे दिया करूंगा। दैट इज माई कमिटमेंट टू यू गाइस, प्रोवाइडेड यू रिमेन इन एम्प्लॉयमेंट अंटिल दैट डेट। आपको 31 दिसंबर X6 तक मेरे साथ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जरूरी रहना होगा, ये शर्त है, ये शर्त है, मतलब गलत नहीं बोलो, आपको रहना तो पड़ेगा मेरे साथ। 5 साल तक रहो, आपकी जो भी सैलरी बनेगी लास्ट सैलरी, उसका 1% मैं आपको एज बोनस दूंगा, प्रोवाइडेड कि भाई 5%, 5 साल तक मेरे साथ रुको। अब इकरा का बड़ा रेलेवेंट सवाल है ना, जब मैंने ये पास पेपर पढ़ा कल रात को, तो मेरे दिमाग में भी यार ये आया कि मैंने बोला यार 1% यार, आई मीन व्हाट इज 1% के लिए कौन एम्प्लॉय रुकेगा यार। लेकिन भाई अब क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, आप काम क्या कर सकते हैं उसके। भाई 1% पे लोग रुक रहे, मतलब आप सोचें 1% के ऊपर यार दीन और ईमान बिक रहे हैं यहाँ पे लोगों के, तो भाई अब सही है भाई। एग्जामिनर कह रहा है भाई द करंट सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज ऑन 1st January X2 आर 1.1 मिलियन पर एनम। अभी जो करंट एम्प्लॉइज है ना, उनकी सैलरी जो कंबाइंड बन रही है वो 1.1 मिलियन पर एनम बन रही है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, 1.1 मिलियन के ऊपर आपने पैसे नहीं देने। जो आपकी लास्ट सैलरी है ना, देखो लिखा हुआ था, जो आपकी लास्ट सैलरी है ना, लास्ट सैलरी समझते हो, यानी वो सैलरी जो कि 31 दिसंबर X6 को आपकी सैलरी है, लास्ट सैलरी, इस लास्ट सैलरी का 1% देना है, आज की सैलरी का 1% नहीं देना। तो ये जो 1.1 मिलियन की सैलरी आपको यहाँ पे बताई है ना, दिस इज फॉर 1st January X2। आपको 5 साल बाद जो सैलरी होगी ना, उसका 1% पे करना है, आज की सैलरी का 1% पे नहीं करना है। एग्जामिनर कहता है भाई द डायरेक्टर्स ऑफ हैंड फूड कंपनी हैव यूज्ड द फॉलोइंग अजम्पशंस। अब अजम्पशंस क्या है जरा सुनो। Salaries for the year ended 31st December X2 will remain at 1.1 million। यानी कह रहे हैं पहले साल कोई ग्रोथ नहीं है सैलरी के अंदर, पहले साल कोई ग्रोथ नहीं है सैलरी के अंदर। साल के पहले दिन भी 1.1 मिलियन की सैलरीज पर एनम थी, साल के आखिर के अंदर भी 1.1 मिलियन की सैलरीज पर एनम है। पहले साल कोई ग्रोथ नहीं है सैलरी के अंदर। तो इसका मतलब अगर ग्रोथ आई भी, अगर ग्रोथ आई भी तो कब आएगी? अगले 4 सालों में आएगी। भाई 5 साल की कमिटमेंट की है ना, 5 साल की कमिटमेंट की है दोस्तों, पहले साल के अंदर देयर इज नो इंक्रीमेंट। तो इसका मतलब अगर इंक्रीमेंट आएगा भी तो बहुत से बहुत अगले 4 सालों के अंदर इंक्रीमेंट आ रहा होगा, यही बात है ना। एग्जामिनर कह रहे हैं भाई सैलरीज शुड इंक्रीज बाय 3% ईच ईयर फ्रॉम 1st January 20x3। यानी अगले साल से 3% आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी, 3% आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द लास्ट सैलरी? लास्ट सैलरी को मुझे बता सकता है? अगर ऐसी मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं लास्ट सैलरी। तो आज सैलरी कितनी है? 1.1, और ये सैलरी हर साल ग्रो करेगी 3% से, 3% से। तो इसका मतलब मैं इसको कर दूं मल्टीप्लाई बाय 1.03। हाँ, अभी सैलरी 1.1 मिलियन है, राइट, हर साल ग्रो करेगी 3% से, तो मल्टीप्लाई बाय 1.03। और रिजवान पावर 4 4 बार ग्रो करेगी ना अगले 4 सालों के अंदर। देखो पेमेंट होनी है 1st January X7 को, तो जब तक पेमेंट होगी तो पेमेंट के वक्त तक 4 मरतबा ग्रो कर चुकी होगी। 1st January 3 एक मरतबा, X4 एक मरतबा, X5 एक मरतबा, X6 एक मरतबा, तो 4 मरतबा ग्रो कर चुकी होगी। जरा मुझे बताएं कितना बना लास्ट सैलरी? 1.238 1.238 मिलियन आपकी लास्ट सैलरी बनेगी। आप समझ गए ना, लास्ट सैलरी 1.238 मिलियन है, उसका 1% अपने ने पे करना है, उसका 1% अपने ने पे करना है। तो अप्रोक्सीमेटली बताओगे 1%
पोस्ट एम्प्लॉयमेंट पेमेंट। ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट ही तो है, ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट ही है बेटा, ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है। आप सोचे ना, ये एम्प्लॉयमेंट के बाद जाके आपको देना है, एम्प्लॉयमेंट के बाद जाके आपको देना है, तो आप सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द जॉब के ऊपर आपको पैसे मिलने वाले। दिस इज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। तो ये कितना हुआ भाई, 1.238 मिलियन का 1%, 1.238 मिलियन का 1%। अगर मुझे थाउजेंड्स के अंदर बता दो, हाँ थाउजेंड्स के अंदर, क्योंकि ये तो बहुत छोटा छोटा हो रहा है ना, तो थाउजेंड्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, इज इट गोइंग टू बी, जो मुझे ओके 12.38 के, 12.38,000, हाँ ऐसा ही है ना, 12.38 के हो गया आपके पास, ये अग्रीड है। अच्छा एग्जामिनर, ये अगर यहां तक सब अग्रीड है, मुझे ओके कर दें एक बार सब लोग, अगर सब लोग यहां तक अग्रीड है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 12.38 के तक पहुंच गया मैं खामा में, ओके है ना, ओके। एग्जामिनर अब क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है भाई there is a 75% probability that all employees will still be employed by hand food company at 31st December x6 कह रहे 75% चांसेस हैं कि all employees will remain, 75% चांसेस हैं कि that all employees will remain, इसका मतलब 75% लोग ही रह जाएंगे। तो आप जरा सोचें ना, आपकी लाइबिलिटी जो बनती पोस्ट एम्प्लॉयमेंट वो बनती 12.38,000, आपकी जो लाइबिलिटी बनती वो बनती 12.38,000, और इस 12.38,000 के अंदर से आप समझते हैं कि सिर्फ 75% लोग आपके पास स्टे कर पाएंगे। तो अगर सिर्फ 75% लोग स्टे कर पाएंगे यानी 25% लोग छोड़ के चले जाएंगे, तो इसका 75% कितना बना, इसका 75% कितना बना, 9.285 के, 9.285 के। अब ये 9.285 के है, 9.285 के है, लेकिन जरा सोचो ये सारा का सारा 9.285 के अभी फ्यूचर टर्म्स के अंदर चल रहा है, ये फ्यूचर वैल्यू है। मुझे सब लोग बताएं ये फ्यूचर वैल्यू है। हमने क्या किया, जरा सोचो, हमने लास्ट सैलरी निकाली, लास्ट सैलरी हमने फ्यूचर के अंदर कंपाउंड करके निकाली है, कंपाउंड करके निकाली है, तभी हमारे पास 1.238 मिलियन आया। उसका 1% हमने लिया तो 12,000 आया, ये भी फ्यूचर वैल्यू है। ये जो 75% उसका लिया ये भी फ्यूचर वैल्यू है। ये सारी फिगर्स हमने फ्यूचर वैल्यू के अंदर निकाली हैं, ये सारी फिगर्स हमने फ्यूचर वैल्यू के अंदर निकाली हैं। देखो यहां पे कंपाउंडिंग की हुई थी। मुझे बताओ बात सबको समझ में आई, सब लोग मुझे अग्री करें, ओके की रिपोर्ट दें। ये सब फ्यूचर वैल्यूज वी हैव कैलकुलेटेड, आर वी ओके विद इट? अच्छा ऐसे बोल रहा हूं, ऐसे 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 मेरे दोस्तों बोल, लड़के और लड़कियों सुनो, IAS 19 में फ्यूचर वैल्यूज रिपोर्ट करते थे या प्रेजेंट वैल्यूज रिपोर्ट करते थे? IAS 19 में आज अगर कोई अकाउंटिंग करनी पड़े तो फ्यूचर वैल्यूज हैं या प्रेजेंट वैल्यूज हैं? सर जी सर हमको पता है सर, हम सब ने IAS 19 पढ़ा हुआ है, हम नन्हे मुन्ने काके नहीं है, हमको पता है सर। PVDBO का कॉन्सेप्ट था, PVDBO का कॉन्सेप्ट था, PVDBO का कॉन्सेप्ट था। हम तो प्रेजेंट वैल्यू को मानने वाले लोग हैं, तो तैयार रहिएगा, तो तैयार रहिएगा कि कुछ ना कुछ आगे और करना पड़ेगा। ये सिर्फ फ्यूचर वैल्यूज निकाली हैं, अभी कुछ ना कुछ आगे और करना पड़ेगा दोस्तों। एग्जामिनर कहता है भाई, एग्जामिनर कहता है द डिस्काउंट रेट इज 5% पर ईयर, द डिस्काउंट रेट इज 5% पर ईयर। और एग्जामिनर ये बोल रहा है कि देखो अगर 4 सालों का डिस्काउंट फैक्टर चाहिए तो वो 0.823 है, अगर 5 सालों का डिस्काउंट फैक्टर चाहिए तो वो 0.784 है। जरा मुझे बताएं कि हम लोग 4 सालों का फॉलो करेंगे या 5 सालों का फॉलो करेंगे? यानी अगर आप 5 सालों का फॉलो करते हैं तो आप ये बोल रहे हैं कि हम कोई अकाउंटिंग कर रहे होंगे ऑन 1 जनवरी x2, 1 जनवरी x2 से ही 1 जनवरी x7 तक 5 साल थे ना, 1 जनवरी x2 से ही 1 जनवरी x7 तक 5 साल थे ना। तो मुझे बताओ 1 जनवरी x2 को क्या रिकॉर्डिंग होगी, 1 जनवरी x2 को क्या रिकॉर्डिंग होगी?
क्या 1 जनवरी X2 को कोई लाइबिलिटी आपकी बुक्स में बुक होने वाली है? क्या 1 जनवरी X2 को कोई लाइबिलिटी आपकी बुक्स में बुक होने वाली है? नो। क्या जवाब है जरा सुनिएगा। नो लाइबिलिटी shall be recognized. No liability shall be recognized at 1st January X2 considering no obligation exists at that date. समझ रहे हो ना? as and when employee will provide services a liability equal to current service shall be recognized. As current service cost. डन होगी बात? ही आ रही है ना बात सबको समझ में? यही तो था प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड। आपने करंट सर्विस कॉस्ट हिसाब और किताब के मुताबिक रिकॉर्ड करना है। आप एक साथ जब तक पास्ट इवेंट नहीं आकर हुआ आप कोई लाइबिलिटी अपनी बुक्स के अंदर नहीं बुक कर सकते। दादा यही तो हिसाब किताब था, यही तो हिसाब किताब था जो कि आप लोगों ने करना था। ओके की रिपोर्ट है, ओके की रिपोर्ट है। जरा मुझे बताएं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इज देयर एनीथिंग टू बी रिकॉर्डेड ऑन 31st December X2, तो इज देयर एनीथिंग टू बी रिकॉर्डेड ऑन 31st December X2? हाँ, क्या करेंगे भाई हम? ये 9.285 के याद है, ये रहा फ्यूचर वैल्यू। ओके, तो आपने 9.285 के लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे डिस्काउंट फैक्टर के साथ फॉर 4 years विच इज 0.823 और कितना आ गया जी अपने पास 7.64 के। तो दिस 7.64 के इज द PVDBO to be reported. It is the PVDBO to be reported. मुझे बताएं सब लोगों को बात समझ में आती है? सब लोग बोलेंगे कि बात समझ में आती है तो मैं बात करूंगा, वरना मैं बात ही नहीं कर रहा। सब लोग, आर वी गुड विद इट? बात समझ में आती है जी सब लोगों को? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। अभी अपने ने रिक्वायरमेंट देखी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी डिस्कशंस के ऊपर हमने सवाल सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी। अभी देखते, अब जरा चलो आगे जरा पढ़ लेते हैं भाई, पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है एग्जामिनर कह रहा है हैंड फूड कंपनी रिकॉग्नाइजेस एक्चुरियल गेन्स एंड लॉसेस इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हैंड फूड कंपनी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर अपने एक्चुरियल गेन्स और लॉसेस को रिकॉग्नाइज कर रही है। सही कर रही है? अच्छा, सब लोग कह रहे हैं सही नहीं कर रही है, गलत कर रही है। अरे सही कर रही है। अरे दादा अभी तो ये लोग फुल IFRS को फॉलो करते हैं ना, ये करना चाहते हैं फॉलो IFRS फॉर SME, लेकिन अभी तो फुल IFRS फॉलो कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी तो फुल IFRS फॉलो कर रहे हैं तो अभी तो इनको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर ही रिपोर्टिंग करनी थी। हाँ, अगर मेरा एग्जामिनर आगे चल के मुझसे ये पूछ ले कि बताओ इनको IFRS फॉर SME के अंदर क्या करना चाहिए है, तो मैं उनको बोलूंगा भाई OCI के अंदर नहीं, आपको इंपैक्ट P&L के अंदर लेके जाना चाहिए। बात समझिए आप लोग मेरी बात। तो अभी तो लिखा हुआ था कि दैट द कंपनी इज फॉलोइंग IFRS स्टैंडर्ड्स but it is interested in the differences with IFRS for SMEs। वो IFRS for SME की तरफ जाना चाहते हैं, अभी गए नहीं हैं, राइट? तो अभी सही कर रहे हैं। अभी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर दे आर डूइंग फाइन, दे आर डूइंग गुड।
आगे कहते हैं इंटरेस्ट इज रिकग्नाइज्ड बाय हैंड फूड कंपनी ऑन एन एनुअल बेसिस। बिल्कुल सही, आपको याद है ना, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, वो जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट था वो उनको हर साल रिकग्नाइज करना था। बिल्कुल सही कर रहे हैं, वेरी गुड। कहते हैं हैंड फूड कंपनी यूजेस द प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड टू मेजर इट्स डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन which means that the current service cost is the increase in the present value of defined benefit liabilities। सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं भाई, बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट कंपोनेंट को हर साल बुक करते हैं। बिल्कुल सही, वो कह रहे हैं हम लोग प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड फॉलो करते हैं जिसके जरिए हम हर साल अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं ड्यू टू द करंट सर्विस एंड दैट इज नोन एज करंट सर्विस कॉस्ट। बिल्कुल सही कर रहे हैं यार, आप कुछ गलत नहीं कर रहे भाई, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, बिल्कुल सही कर रहे। एग्जामिनर कहता है भाई द बेनिफिट विल बी पेएबल फ्रॉम द बैलेंस ऑफ हैंड फूड्स कंपनीज बैंक अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2017। इसका क्या मतलब है जरा बताओगे? द बेनिफिट विल बी पेएबल ऑन फ्रॉम हैंड फूड कंपनीज बैंक अकाउंट। द बेनिफिट विल बी पेएबल फ्रॉम हैंड फूड कंपनीज बैंक अकाउंट, इसका क्या मतलब हुआ? मुझे कोई बताएगा इसका क्या मतलब है? The balance will be payable from hand food company's bank account on 1 January 2017। अरवा ने बोला सर इसका मतलब बैंक क्रेडिट होगा। क्या बात की है आपने? सर कह रही है सर बैंक से पे होगा तो सर बैंक क्रेडिट होगा। आप मतलब आप नेक्स्ट है भाई, मैं इतनी इंटेलिजेंस ज्यादा सोच ही नहीं सकता। मतलब ये तो आपने पीएचडी लेवल की बात कर दी यार, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वाह, बैंक से पेमेंट होगी सर तो बैंक क्रेडिट होगा। अरे वाह, अरे वाह, आई मीन वाह, आप तो बिल्कुल चैंपियन निकली भाई, आपको तो ऑटोग्राफ देना चाहिए यार। अरे भाई ये बात नहीं है कि बैंक से पैसे निकलेंगे तो बैंक क्रेडिट होगा, बात ये है कि प्लान एसेट्स कोई नहीं है। ये क्यों नहीं समझ? अरे अजीब सी बातें कर रहे हो तुम लोग यार, मतलब बैंक से पैसे निकलेंगे तो बैंक क्रेडिट होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये कोई बात है करने वाली? मैं पूछता ऐसी बात, कोई घटिया बात? भाई मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि यार बैंक से पैसे निकलेंगे जो कि उस दिन अवेलेबल बैंक बैलेंस होगा, तो इसका मतलब ये है दैट मीन्स नो प्लान एसेट फ्रॉम नाउ। कोई प्लान एसेट नहीं है कंपनी के पास, आपने सिर्फ पीवीडीबीओ की वर्किंग करनी है, प्लान एसेट कोई नहीं है कंपनी के पास। आ रही है बात समझ में? सब लोग मुझे बताएं ये बात समझ में आती है इस लफ्ज की? दे विल पेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट, दे विल पेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट का मतलब कंपनी के पास कोई प्लान एसेट्स नहीं है जिनमें से पेमेंट हो रही हो, अभी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। दिस इज एन अनफंडेड स्कीम है ये। ओके हो गया? सब लोग मुझे कंफर्म करें, सब लोगों को ओके की न्यूज है? ओके की न्यूज है भाई? डन हो गया बात? वेरी गुड, शाबाश, गुड। अगर बात समझ में आती है तो जरा और पढ़ लेते हैं, सुने, सवाल कंप्लीट करें। सुनिएगा, इकरा पूछ रही है, दोबारा बता दे भाई। इकरा, एग्जामिनर कह रहा है हैंड फूड कंपनी उस दिन अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट करेगा। 1 जनवरी 2017 को अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट करेगा, बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट करेगा। बेटा इसका मतलब प्लान एसेट नहीं है कंपनी के पास, सिंपल। अगर प्लान एसेट्स होते, आपने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, किसी प्रॉपर्टी के अंदर या कहीं और आपने ट्रस्ट के अंदर पैसे रखवाए हुए होते तो वहां से पेमेंट होती। आपके पास से पेमेंट होने का मतलब आपने कोई प्लान एसेट्स नहीं बनाए, सिंपल। अब सुनिएगा, कहते हैं इट कैन बी आर्ग्यूड दैट स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस फेस फाइनेंसिंग डिफिकल्टीज because there is serious information asymmetry between SMEs and investors। मेरी बात सुन रहे हैं? कह रहे हैं बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को ना फंड्स इकट्ठा करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्यों फंड्स इकट्ठा करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है? क्योंकि देयर इज इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। आई मीन आप सोचे ना, बहुत सारी जो एसएमईज होती हैं वो पब्लिकली इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले नहीं कर रही होती हैं, बल्कि वो प्राइवेट कंपनीज होती ही इस वजह से हैं क्योंकि वो
अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बाहर पब्लिश नहीं करना चाह रहे होते, तो इनका बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होता। जब इनका बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होता तो एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होती है मार्केट के अंदर, और तभी इनको फाइनेंस इकट्ठा करने के अंदर, बैंक से लोन लेने के अंदर, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के अंदर, ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करने के अंदर इनको प्रॉब्लम्स आती हैं। दे फेस फाइनेंसिंग डिफिकल्टीज एंड दैट इज ट्रू। कहते हैं information asymmetries in the context of SMEs means that the SME has access to relevant information while the investor suffers from a lack of relevant information। SME को, इदारे को सब मालूम होता है लेकिन इन्वेस्टर को कुछ मालूम नहीं होता, क्योंकि इतना बताया ही नहीं जा रहा होता, इतना पब्लिकली ओपन ही नहीं होती है इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होती है। It can be argued that IFRS for SME decreases information asymmetry between the entity and investors। ये आर्ग्यूमेंट है कि लोग कहते हैं कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो भाई अगर मार्केट के अंदर कोई इंफॉर्मेशन ना हो और एंटिटी सिर्फ अपने लोकल गैप को फॉलो कर रही हो, तो उससे बेहतर है कि IFRS फॉर SMEs को फॉलो कर लिया जाए, ताकि फेयर प्रेजेंटेशन तो आ जाए, फेयर रिप्रेजेंटेशन तो मार्केट के अंदर रिपोर्ट हो जाए। तो ये चीज IFRS फॉर SME के थ्रू अचीव की जा सकती है। कहते हैं where SMEs lead in product and service innovation, they can also lead in innovation for integrated reporting। अब integrated reporting बीच में आ गया। There is a clear, concise and persuasive case for why SMEs and their stakeholders stand to benefit greatly from the use of integrated reporting। वो कह रहे हैं जरा आप सोच समझ के बताइए कि SME के लिए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इतना मीनिंगफुल क्यों हो सकती है। क्योंकि सिंपल है भाई, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के अंदर हमने IAS 38 के साथ भी पढ़ा था, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो सिर्फ फाइनेंशियल वैल्यूज को नहीं देखती है बल्कि नॉन फाइनेंशियल वैल्यूज भी देखती है। आप सोचे ना, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के अंदर इंटेलेक्चुअल कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल और इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कि सारे ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के अंदर रिपोर्ट नहीं हुए होते। अब अगर SMEs इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को फॉलो करें तो दे कैन एक्चुअली कम्युनिकेट टू देयर इन्वेस्टर्स कि व्हाट वैल्यू वी क्रिएट फ्रॉम बीइंग अलाइव। हमारी खास बात क्या है, हम क्या वैल्यू क्रिएट करते हैं जब हम बिजनेस करते हैं। तो दे कैन बी मोर ट्रांसपेरेंट टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स इफ दे फॉलो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। तो अगर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का एग्जामिनर सवाल पूछे तो आपने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की चंद बातें छाप देनी है और अल्टीमेटली यही बोलना है कि SMEs के ज्यादातर एसेट्स ह्यूमन कैपिटल या इंटेलेक्चुअल कैपिटल होते हैं। ये इतने बड़े बड़े इदारे नहीं है कि इनके पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल बहुत ज्यादा होगा, इनका तो होता ही ज्यादातर कैपिटल इंटेंजिबल है। और क्योंकि वो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर नजर नहीं आता, तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग उनको हेल्प कर सकती है ये ट्रू वैल्यू ऑफ द बिजनेस डिराइव करने के अंदर। ये बहुत बड़ी एडवांटेज है जो कि आप यहां पे बता सकते थे। मुझे बताएं, बात समझ में आती है? आप रिक्वायरमेंट्स को देखें और खुद आपको पता लग जाएगा कि ये सारी बातें जो आज तक के कोर्स के अंदर हमने की हुई हैं, क्या आप ये सारी बातों आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पे ये सवाल अटेम्प्ट कर सकते थे या नहीं। आप जरा सुने भाई। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली रिक्वायरमेंट एग्जामिनर बोलता है डिस्कस द नेचर ऑफ IFRS फॉर SMEs। IFRS फॉर SME का नेचर बताएं। सिंप्लीफाइड वर्जन है फुल IFRS का, सेपरेट सेट ऑफ IFRS हैं। अगर कोई एंटिटी इनको फॉलो करे तो वो एंटिटी फॉलो करे जो कि जिसकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है और जो कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करती है। अगर किसी एंटिटी ने IFRS फॉर SME को अडॉप्ट किया तो उसको इन इट्स एंटायरिटी अडॉप्ट करना होगा, चेरी पिकिंग अलाउड नहीं है। ये 3-4 बातें आप यहां पे कर सकते हैं इन द नेचर फॉर IFRS फॉर SMEs। फिर what are the principal differences between IFRS for SMEs and full IFRS accounting standards। मैं आपको कहता हूं आप 2 या 3 मिसालें दे दें, 2 या 3 एग्जांपल्स। क्या नहीं आती हैं आपको 2 या 3 एग्जांपल्स? हाँ, गुडविल या इंटेंजिबल एसेट्स विद इंडेफिनिट लाइफ को अमोर्टाइज कर देना है, IFRS 5 का डिस्क्लोजर नहीं दे रहा, IAS 33-34 फॉलो नहीं करना, 90% अप्रोक्सीमेटली लेस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है आपके ऊपर, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज ना करें, आप एसोसिएट्स के लिए कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं यार। तो यार 2-3 एग्जांपल्स तो बता ही सकते हो ना। 4 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, 3.5 में आना गुना है, 4 के 4 आपके इसके अंदर आने चाहिए। यहीं से तो स्कोर उठेगा। अरे दादा, यहीं से तो आपका स्कोर उठना था।
आपका इस अटेम्प्ट के अंदर टॉप आना चाहिए भाई। ये आसान सवाल। फिर आप जरा सोचें नेक्स्ट सवाल। एग्जामिनर बोल रहे हैं डिस्कस द इफेक्ट दैट इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कैन हैव ऑन द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन एसएमईज। आप बताएं जरा, ये जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होती है, यानी शेयर होल्डर्स को कम बातें मालूम है और एसएमईज को ज्यादा बातें मालूम है, इस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का इफेक्ट क्या हो सकता है? इस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का इफेक्ट ये हो सकता है कि रॉन्ग डिसीजंस हो जाए। हाँ, रॉन्ग डिसीजंस हो जाए, कैपिटल एलोकेशन सही ना हो, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये बात मालूम ही नहीं है कि यार उनका बिजनेस वाकई में चल कैसे रहा है। फ्रॉड हो सकता है, बड़ी अच्छी अब्दुल अजीज ने बात करी, फ्रॉड हो सकता है। डायरेक्टर को बहुत कुछ मालूम है, लेकिन क्योंकि वो लाइबल नहीं है शेयर होल्डर को फुल डिस्क्लोजर देने के लिए, तो फ्रॉड के चांसेस हैं। और फिर आप जरा सोचो, आपके लेंडिंग रेट्स बढ़ेंगे, लेंडिंग रेट्स आपके बढ़ेंगे। हाँ, मतलब सॉरी, लेंडिंग रेट्स में कह रहा हूं, अल्लाह माफ करे, लेंडिंग रेट्स तो बैंक्स के लिए हुए, बोरोइंग रेट्स आपके बढ़ेंगे। हाँ, बोरोइंग रेट्स आपके बढ़ेंगे। अगर बोरोइंग रेट्स आपके बढ़ जाएंगे तो आप जरा सोचें, आपकी प्रोजेक्ट की एनपीवीज गिर जाएंगी, कैपिटल एलोकेशन गलत हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, मिसट्रस्ट क्रिएट हो सकता है, कंपैरिजन लाइक विद लाइक नहीं हो सकता, बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपैरेबल नहीं है। तो ये कितने सारे प्रॉब्लम्स हो तो सकते हैं, बिकॉज देयर इज इंफॉर्मेशन एसिमेट्री इन एसएमईज। प्रॉब्लम है तो सही, आप मुझे बताएं बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। 4 मार्क्स की ये रिक्वायरमेंट 4 में से 4 आने चाहिए थे, 4 मार्क्स की ये रिक्वायरमेंट 4 में से 4 आने चाहिए थे। फिर एक और बात, डिस्कस हाउ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कुड हेल्प एसएमईज बेटर अंडरस्टैंड एंड बेटर कम्युनिकेट हाउ दे कैन क्रिएट वैल्यू टू इन्वेस्टर्स। पूछ रहे हैं 5 मार्क्स के लिए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का लेक्चर सुना दो, सुना दो। अब 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, 50 मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लंबी ना करना कि 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल भी बना रहे हैं, वो जो एक डायग्राम मैंने बना के समझाई थी वो भी बना रहे हैं, नहीं। 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, 5 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के अंदर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग होती क्या है वो समझा दो, और 2 मार्क्स के लिए ये बता दो कि उनका एसएमईज को वो कैसे बेनिफिट कर सकती है, वो बता दो। एसएमईज को कैसे बेनिफिट कर सकती हैं? एसएमईज के मेजॉरिटी एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, उनके लिए ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कैपिटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के अंदर असेस हो सकता है, वो नॉर्मल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अंदर असेस नहीं हो पाता। आप बता दो, 5 मार्क में से 5 आने चाहिए आपके। 4 4 5, 4 मार्क पहले रिक्वायरमेंट के पूरे आए, फिर यहां पे पूरे आए, फिर यहां पे पूरे आए। आप 5 4 और 4 यानी तकरीबन ये 13 मार्क्स बन गए। मैं कहता हूं चलो तुम पूरे नहीं ला सकते ना, तुम पूरे नहीं ला सकते यार, इस 13 में से 10 तो आने थे आपके, 13 में से 10 तो आने ही थे आपके। आपका स्कोर उठना था भाई इस सवाल से। और प्लस आप सोचे ना, 2 तो प्रोफेशनल मार्क्स हैं। प्रोफेशनल मार्क्स कैसे होते हैं वो हम लास्ट क्लास के अंदर देखते हैं, लेकिन 2 तो ये भी आ जाने चाहिए थे। तो टोटल समझ लो 15 मार्क्स के अंदर से 12 मार्क्स तो पॉसिबल है यार, पॉसिबल है बाबा। ऐसी अटेम्प्ट तो होती है पेपर निकालने की क्या, स्कोर करने वाली अटेम्प्ट है दादा ये। 80 मार्क्स तो आने चाहिए आपके भाई। मुझे पता है आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आप तो 100 वाले बच्चे हैं, लेकिन 80 तो लाओ ना बाबा, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर अब आ जाए जरा 6 और 4 बाकी 10 मार्क्स की रिक्वायरमेंट पे। कहते हैं डिस्कस विद सूटेबल कैलकुलेशंस द प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ हैंडफोर्ड कंपनी शुड अकाउंट फॉर द करंट सर्विस कॉस्ट ऑफ इट्स एडिशनल एम्प्लॉय बेनिफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X2। बोल रहे 31 दिसंबर X2 के लिए मुझे जरा करंट सर्विस कॉस्ट की कैलकुलेशन करके बताओ। क्या नहीं कर ली हमने करंट सर्विस कॉस्ट की कैलकुलेशन? कर तो ली? कह रहे करंट सर्विस कॉस्ट की कैलकुलेशन करके दिखाओ, क्या नहीं करी हमने? बगैर रिक्वायरमेंट पढ़े दादा, बगैर रिक्वायरमेंट पढ़े क्या नहीं कर ली? क्या लिमिटेड रिवीजन के साथ, क्या सिर्फ लेक्चर्स की नॉलेज के साथ, क्या सिर्फ कंटिन्यूएशन के अंदर कॉमन सेंस अप्लाई करके हमने करंट सर्विस कॉस्ट नहीं निकाल ली? निकाल लिया हम लोगों ने। मुझे बताएं, क्या सब लोगों को ये बात समझ में आती है 6 मार्क्स पक्के पक्के मिलने चाहिए थे? हाँ, डिस्कस भी करना था, आपको समझाना था कि ये काम जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। मैं अभी डिस्कस के अंदर नहीं पढ़ रहा, इस लेक्चर के अंदर अभी मेरे डिस्कशन कोई टारगेट नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं डिस्कस के, चलो 3 मार्क्स डिस्कस के हो गए, राइट, 3 मार्क्स कैलकुलेशन के हो गए, ओके, 3 और 3। तो ये 3 मार्क्स तो डन की रिपोर्ट है, इसमें तो 1 रुपए का भी मैं आपको बोलूंगा आपकी गलती नहीं होनी चाहिए थी, कॉमन सेंस की एप्लीकेशन थी सारी। आप इसमें से 2 ले आइएगा,
ओके, 3 में से 2 ले आइएगा, 5 हो गए आपके, 6 में से 5 मार्क्स मिल गए आपको, 5/6 ऑफ मार्क्स मिल गए आपको। यानी अगर 5/6 का परसेंटेज निकालें तो 83.33% मार्क्स मिल गए आपको। मिले या नहीं मिले? तो बन रही है ना 80% की वेटेज यार, बन तो रही है, लाओ ना मार्क्स। आखिरी 4 मार्क की रिक्वायरमेंट, अब ये 4 मार्क की जनरल रिक्वायरमेंट है, जनरल रिक्वायरमेंट। सुने, एग्जामिनर पूछ रहा है भाई डिस्कस, सिर्फ अल्फाजों से डिस्कस करना है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ऑन द एडिशनल एम्प्लॉय बेनिफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X3 यानी अगले साल, इफ हैंडफुट कंपनी वर टू टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग चेंजेस इन द अजम्पशन। कह रहे हैं जरा बताओ अगले साल पे क्या इंपैक्ट पड़ता, अगले साल पे क्या इंपैक्ट पड़ता, कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी, यू जस्ट हैव टू डिस्कस अगले साल के करंट सर्विस कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ता अगर 2 अजम्पशंस चेंज हो जाती, अगर 2 अजम्पशंस चेंज हो जाती। पहली अजम्पशन, देयर इज एन इंक्रीज इन एम्प्लॉइज सैलरीज अबव 3% पर एनम। आपसे सवाल है, वो पूछ रहे हैं मुझे बताएं कि अगर इंक्रीमेंट की परसेंटेज 3% से ज्यादा हो जाती, इंक्रीमेंट की परसेंटेज आपसे पूछ रहे हैं कि अगर इंक्रीमेंट की परसेंटेज 3% अबव होती तो बताएं करंट सर्विस कॉस्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता। बताएं क्या इंपैक्ट पड़ता, मुझे बताएं क्या इंपैक्ट पड़ता। तो बेनिफिट बढ़ जाता, अब्दुल अजीज यू आर राइट, तो बेनिफिट ज्यादा देना पड़ता। भाई अभी 3% के ऊपर हम लोगों ने यही निकाला था ना, हमने 3% की कैलकुलेशन करके हमने 1.238 मिलियन निकाला था। अगर ये 3% 4% हो जाए, ये 4 नहीं 5% हो जाए, ये 5 नहीं 6% हो जाए, तो यहाँ पे परसेंटेज बढ़ जाती। जब यहाँ पे परसेंटेज बढ़ जाती मेरे बच्चों, जब यहाँ पे परसेंटेज बढ़ जाती तो आप लॉजिकली सोचे आपका ओवरऑल बेनिफिट यानी करंट सर्विस कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी। यानी मैं कह सकता हूं ना कि आपकी करंट सर्विस कॉस्ट वुड हैव इंक्रीज्ड, वुड हैव इंक्रीज्ड। और ये करंट सर्विस कॉस्ट इंक्रीज होने का जो भी इंपैक्ट बुक होता वो 31 दिसंबर X3 के अंदर बुक होता। एक और अजम्पशन बोल रहे बताओ, अ डिक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज लीविंग द कंपनी। कोई मुझे बता सकता है अ डिक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज लीविंग द कंपनी, इसका करंट सर्विस कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट होता? करंट सर्विस कॉस्ट पे इसका क्या इंपैक्ट होता है? सारे सवालों के जवाब अब्दुल अजीज क्यों दे रहा है, बाकी सब भी मुझे दें। करंट सर्विस कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट होता ऑफ अ डिक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज लिविंग द कंपनी? करंट सर्विस कॉस्ट बढ़ती या कम होती? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कम हो जाती, नहीं बढ़ जाती। देख रहे हो एग्जामिनर ने घुमाया कैसे, तुम समझ रहे हो एग्जामिनर ने घुमाया कैसे? उसने लिखा अ डिक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी। अब बच्चे ने बोला अच्छा डिक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी, डिक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी, डिक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी। पहले प्रोबेबिलिटी कितनी थी? पहले याद आया याद आया याद आया, हाँ पहले प्रोबेबिलिटी थी 75%। अब एग्जामिनर ने क्या लिखा है? अब एग्जामिनर ने लिखा है कि भाई देखो पहले प्रोबेबिलिटी थी 75%, अब प्रोबेबिलिटी ये देख रहे हो ना, पहले प्रोबेबिलिटी थी 75%, अब डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी तो ये परसेंटेज कम होगी, ये परसेंटेज कम होगी तो आंसर कम आएगा। आपने बोला डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, अबे सुनो, डिक्रीज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज लीविंग द कंपनी कह रहे हैं। भाई मिसाल के तौर पे यहां क्या लिखा हुआ था, देयर इज अ 75% प्रोबेबिलिटी दैट ऑल एम्प्लॉइज विल स्टे एम्प्लॉयड। 75% चांस था कि लोग रुक जाएंगे, तो इसका मतलब 25% चांस था कि लोग चले जाएंगे। अब वो जो 25% लोगों की जाने की प्रोबेबिलिटी थी ना, जो 25% लोगों की जाने की प्रोबेबिलिटी थी ना, वो जाने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। समझ रहे हो? अ डिक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज लिविंग द एंटिटी, लिविंग द एंटिटी। तो वो जो 25% था ना वो कम हो रहा है। समझ रहे हो? हाँ वो 25, अगर वो 25% 20 हो जाए तो वो 75% 80 हो जाएगा। वो 20% के बजाय 10% हो जाए तो वो 75% 90% हो जाएगा। तो एक्चुअली ये करंट सर्विस कॉस्ट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्यों भाई? एज लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एज लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज would leave the entity, as
less number of employees would leave the entity, therefore a higher charge would be applicable. A higher charge would be applicable. मुझे बताएं, बात समझ में आती है? हाँ, therefore a higher charge would be applicable. क्लियर होती है सबको ये बात? तो मुझे बताएं, क्या सब लोगों को, अच्छा ये देखो, अब ये भी अल्लाह माफ करे 4 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी। अगर यहां कोई बच्चा गलती कर देता है, नहीं करनी चाहिए थी लेकिन कर दी आपने, आप भाई इंसान है ना, गलती तो इंसानों से ही होती है, कर दी आपने गलती, तो 4 में से 2 तो आते, 4 में से 2 तो आते, 25 में से 20 तो आते। अरे 25 मार्क के सवाल में से अगर 20 मार्क आ जाता तो दादा बाकी 75% में से, 75 मार्क्स में से 30 तो लाने ही थे ना, तो फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता दादा। दिस इज गोल्डन अटेम्प्ट, गोल्डन अटेम्प्ट। अच्छा, रिजवान का सवाल क्या है भाई? रिजवान ये सवाल पूछ रहे हैं, सर ये 3% वाला दोबारा रिपीट कर दें। बेटा अगर सैलरी अबव 3% बढ़ती, रिजवान मेरे भाई जरा सुनो, लास्ट टाइम आपको याद होना चाहिए कि क्या हुआ था। बेटा लास्ट टाइम हमने ये जो सैलरी की सारी वर्किंग करी थी ना, बेटा याद करें रिजवान, रिजवान हमने ये सारी वर्किंग करी थी अज्यूमिंग कि 3% से सैलरी ग्रो करेगी 4 सालों तक। याद आ रही है तुमको, नजर आ रहा है? हमने अज्यूम किया था 3% से सैलरी ग्रो करेगी 4 सालों तक, और फिर हमने सारी आगे वाली कैलकुलेशन करी थी। अगर ये 3% से ग्रो नहीं करती, 4% से ग्रो करती है, 4 से ग्रो नहीं करती, 5% से ग्रो करती है, 10% से ग्रो करती है, तो बेटा लास्ट सैलरी ज्यादा बनेगी ना। जब लास्ट सैलरी ज्यादा बनेगी तो उसका 1% भी तो ज्यादा ही बनेगा। जब उसका 1% ज्यादा बनेगा तो हमारी करंट सर्विस कॉस्ट भी तो ज्यादा ही बनेगी। ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इंक्रीमेंट 3% से ज्यादा का होता, अगर इंक्रीमेंट 3% से ज्यादा का होता तो करंट सर्विस कॉस्ट वुड हैव इंक्रीज्ड। तो करंट सर्विस कॉस्ट वुड हैव इंक्रीज। अगर 3% से ज्यादा का इंक्रीमेंट होता तो करंट सर्विस कॉस्ट वुड हैव इंक्रीज्ड। मुझे बताएं, बात समझ में आती है? अग्री? मुझे सब लोग ये कंफर्म कीजिएगा, सब लोग ये कंफर्म कीजिएगा, क्या आप सब लोग इस सवाल से मुत्तफिक हैं? बात समझ में आती है? मेरे हिसाब से आफ्टर द आईएफआरएस फॉर एसएमईज का लेक्चर, आफ्टर द आईएफआरएस फॉर एसएमईज का लेक्चर, दिस वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये आप ही के लिए था, ये आप ही के लिए था। क्लियर होती है सबको ये बात? तो यहाँ पे हमारा सितंबर दिसंबर 20 का पास्ट पेपर भी एंड हो गया, पूरा सवाल 25 मार्क्स का अल्हम्दुलिल्लाह हमने को ने कर लिया। आप चाहें तो इसका आंसर भी जाके पढ़ लीजिएगा, आंसर जाके पढ़ लीजिएगा, बस वो एग्जामिनर के अल्फाजों में लिखा हुआ है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आप बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं। आप उसका 50% भी लिख देंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा। एग्जामिनर खुद कहता है यू कैन नॉट राइट एन आंसर विच इज सिमिलर टू मी, आई मीन विच इज द सेम एज माइन। सिमिलर तो होगा, विच इज नॉट द सेम एज माइन। आपने बस ब्रीफली अपने अल्फाजों में एक्सप्लेन करना है, एज लॉन्ग एज सारे के सारे पॉइंट्स डिक्टेट हुए। मैं बोल रहा हूं ना, कोई एक ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कि स्टूडेंट हो, एग्जाम के अंदर जाए और एग्जामिनर से भी अच्छा आंसर लिखकर आ जाए। आप 102 लेकर आओगे क्या? आई मीन ये तो सेंसलेस सी बात है ना। आपने पॉइंट सारे कवर करने, कैसे भी कर दो, चाइनीज में कर दो, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। आई मीन लिटरली कर ना दीजिएगा, लेकिन मिल जाएंगे मार्क्स। ओके की रिपोर्ट है, डन है भाई।